नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हिस्ट्री का जो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज का हमारा जो 25वां लेक्चर वो आधारित है किस पे, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आप याद रखिएगा, यह अधिनियम जो था 1935 का भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में जो है एक मील का पत्थर साबित होता है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएँ थी और 10 अनुसूचियाँ थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह जो 1935 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट था, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय के आधार पर जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, यह जो भारत शासन अधिनियम था 1935, इसकी जो बहुत सारी बातें थी उसको भारतीय संविधान में जगह नहीं दी गई थी। कुछ बातों को जगह दी गई थी जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझना है कि 1935 की अधिनियम की क्या क्या विशेषताएँ थी। परंतु आप एक चीज़ नोटिस करते रहिएगा कि इसमें से अधिकतर जो आपके पॉइंट थे वह भारतीय संविधान में इंक्लूड यानी कि सम्मिलित नहीं किए गए थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता क्या है, अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दिया गया, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश वायसराय होता था उसके पास अवशिष्ट शक्तियां थी। तथा इसे आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस यह एक्ट में यह इस बात का जिक्र था, परंतु यह जो बात थी यह संघीय व्यवस्था में कभी भी अस्तित्व में नहीं आती। इसके बाद इस एक्ट ने केंद्र में द्वैत शासन संबंधित सिस्टम का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों के स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। यह प्रावधान भी कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो इसके जो अधिकतर प्रावधान से इस एक्ट के वह कभी भी लागू नहीं हुए। बस यह आपको जानकर चलना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, इस एक्ट ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गए थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद इस एक्ट ने जो है 1935 का जो एक्ट था, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो अधिनियम था 1935 का, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, यानी कि 1935 का जो अधिनियम था इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत परिषद का गठन किया गया था उसको समाप्त कर दिया, यानी कि जो एक्ट 1935 है इसने भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया। इसके बाद यह जो 1935 का एक्ट था इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार इस एक्ट ने दिलवाया। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1935 के एक्ट के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसी एक्ट के तहत यानी कि यह लागू किया गया था हमारे संविधान में, यह जो एक्ट का प्रावधान था इसको लागू किया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश जो इंडिया एक्ट था 1935, इसी के तहत जो है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 100% ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तथा इसके बाद यह जो एक्ट था इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। यह भी आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह भी प्रावधान भारतीय संविधान में लागू किया गया। तो यानी कि रिजर्व बैंक की भी स्थापना जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत की गई थी, जो 1935 का था इसके तहत। इसके बाद जो संघीय लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसकी भी स्थापना इसी एक्ट 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना थी इसी 1935 के एक्ट के तहत भी की गई थी 1937 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नीचे के जो 3 पॉइंट हैं, 7वें नंबर के, 8वें नंबर के और 9वें नंबर के, सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है,
और यह तो हमने 1935 के अधिनियम की बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो विधायी और संशोधन किया गया था 1935 के बाद, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह जो अधिनियम था 1947 का, इसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें इसको जो है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लागू किया था, तथा क्लीमेंट एटली ने जो है 20 फरवरी 1947 को जो है घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस घोषणा का मुस्लिम लीग ने विरोध किया तथा भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा बनाया गया जो है आप याद रखिएगा, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसके द्वारा बनाया गया जो संविधान है उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि 1946 में आपका जो संविधान सभा बनाई गई उसके द्वारा जो संविधान बनाया गया था वह संविधान उन क्षेत्रों में नहीं लागू होगा जो इसको नहीं मानेंगे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस योजना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस योजना को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे स्वीकार कर दिया गया। तो इसे आप याद रखिए, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था इसने जो है भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इसने जो है जो 1947 का अधिनियम था इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने जो है भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसने यानी कि 1947 के अधिनियम ने दोनों राष्ट्रों को संविधान बनाने तथा किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा इसी अधिनियम ने की थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अन्य विशेषता क्या है, इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को यह शक्ति दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन में या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर या स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद इसने यानी कि 1947 के अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी जो कि आपको याद रखनी है 1947 के अधिनियम से। इसके बाद हमारी जो संविधान सभा बनी थी 1946 की, इसमें किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा पद दिया गया था, यहाँ से भी आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे भी देख लेते हैं। ये तो 1946 का जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी विभाग दिया गया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, उसके बाद CH भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, उसके बाद आपका C राजगोपालचारी को स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके बाद गजनफर अली को आपका विधि मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात करें 1947 में, तो इसमें किसको किसको क्या मंत्रालय दिया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था इसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल, संबंध, विदेश विभाग तथा वैज्ञानिक शोध का जो मंत्रालय था वह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। सरदार पटेल को दिया गया गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले का मंत्रालय। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई को रेलवे मंत्रालय, उसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय, RK षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉ यानी कि विधि मंत्रालय दिया गया था। तो ये 1947 का जो पहला मंत्रिमंडल था भारत का, इसके मंत्रियों की यहाँ सूची थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा जो आज का टॉपिक था वह समाप्त होता है तथा अगला जल्दी टॉपिक हम आप तक पहुँचाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।